हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो बिहार बोर्ड 12th के सभी बच्चों को इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2, एक किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2। 100 नंबर के बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है रेनबो पार्ट 2 का। तो रेनबो पार्ट 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओड टू ऑटम। ये कविता है। ये क्या है? कविता है। तो मैं ओड टू ऑटम का समरी लेकर आया हूँ और समरी को समझाने से पहले मैं ओड टू ऑटम को डिफाइन करूँगा। ओड होता क्या है? तो ओड एक प्रकार की क्या होती है? कविता होती है। ओड क्या है? एक प्रकार की कविता है जो किसी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। हम इसका इंग्लिश डेफिनेशन बता देते हैं। ओड क्या है? तो ओड इज अ पोएम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस टू समवन और समथिंग। ओड क्या है? एक ऐसी कविता है जो किसी को संबोधित करने के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, संबोधित करते हुए लिखा जाता है। तो ओड टू ऑटम जैसा कि टाइटल है, शीर्षक है, इस शीर्षक से ही क्लियर हो गया कि ओड यह एक कविता है जो ऑटम को संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है। ऑटम मतलब पतझड़ को संबोधित करते हुए लिखा जा रहा है। पतझड़ क्या है? यहाँ पे एक ऋतु है, यहाँ पे एक मौसम है। तो ओड टू ऑटम आप समझ गए कि पतझड़ को संबोधित करते हुए लिखी जाने वाली कविता ओड टू ऑटम कहलाएगी। तो चलिए हम लोग समरी का जिक्र करते हैं, इसका सारांश का जिक्र करते हैं। हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका समरी भी है और ये एग्जाम में निश्चित रूप से 5 नंबर का पूछेगा। तो आप इसको याद कर लेंगे। मैं समझा देता हूँ, आपको याद करने में सहूलियत होगी, आराम होगा। तो चलिए ओड टू ऑटम क्या है? तो ओड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ओड टू ऑटम किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स कौन थे? तो ये रोमांटिक पोएट्स थे। जॉन किट्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, किताब में दिया होगा कि जॉन किट्स वाज द लास्ट बॉर्न एंड द फर्स्ट टू डाई अमॉन्ग द रोमांटिक पोएट्स। मतलब जॉन किट्स जो थे वह रोमांटिक कवियों में सबसे लास्ट में जन्म लेने वाले थे और सबसे पहले उनकी मौत हो गई थी। मात्र 26 ईयर्स, कितने साल? 26 ईयर्स, मात्र 26 साल वे जिए और 26 साल की उम्र में उन्होंने जो ख्याति, जो प्रतिष्ठा अपनी बनाई, वह शायद ही कोई रोमांटिक पोएट्स बना पाया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि ओड टू ऑटम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। मतलब ओड टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है या जॉन किट्स के द्वारा कंपोज किया गया है। हु इज़ सपोज टू बी द मोस्ट सेंसुअस ऑफ ऑल रोमांटिक पोएट्स। मतलब जिनको सभी रोमांटिक कवियों में, ऑफ ऑल रोमांटिक पोएट्स मतलब जिनको सभी रोमांटिक कवियों में सबसे अधिक सेंसुअस माना जाता है। सेंसुअस का मतलब क्या होता है मैं समझा दूँ। सेंसुअस का मतलब होता है वैसे, सेंसुअस पोएट का मतलब होता है वैसा कवि जिनकी कविताओं पढ़ने के बाद हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, वह काम करने लग जाता हो। मतलब जॉन किट्स की जितनी भी कविताएं होती है, अगर आप उनको पढ़िएगा तो आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, आपके जो ज्ञान इंद्रिया है, वह अचानक जागृत हो जाती है, वह काम करने लग जाती है। जैसे अगर इन्होंने अपनी कविताओं में अगर म्यूजिक का जिक्र किया हो तो कान जो है जागृत हो जाती है, कान सुनने लग जाता है। और फिर अगर कहीं समझिए कि कोई सुंदर दृश्य का जिक्र हो तो सीधे हमारी आँख के सामने वह दृश्य जो है आने लग जाता है, एक एक करके आने लग जाता है। तो इसीलिए जॉन किट्स को क्या कहा जाता है? सभी रोमांटिक कवियों में सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है? सेंसुअस पोएट कहा जाता है। ये सेंसुअस माने जाते हैं, मतलब ये हमारी भावनाओं को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर इन हिज पोएम्स। हम लोग जो है उनकी कविताओं में मतलब प्रकृति का बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीर को पाते हैं। मतलब जॉन किट्स जब कविता लिखते हैं तो अपनी कविताओं में प्रकृति के सुंदर सुंदर दृश्यों का जरूर जिक्र करते हैं। सुंदर सुंदर दृश्य हम उनकी कविताओं में पाते हैं। चलिए आगे है। सो ही इज कॉल्ड द वर्ड पेंटर। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? वर्ड पेंटर कहा जाता है। तो वर्ड पेंटर शब्द को हम डिफाइन कर दे। वर्ड पेंटर क्या होता है? मतलब वैसा कवि या वैसा पेंटर जो शब्दों के माध्यम से तस्वीर बनाता हो। मतलब जब हम उनकी कविताओं को पढ़ते हैं तो जिन दृश्यों का जिक्र करते हैं जॉन किट्स, वह शब्दों के माध्यम से एक तस्वीर के तौर पे हमारे आंखों के सामने आ पड़ता है। मतलब हम अपनी आंखों से उसको देख पाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ही इज कॉल्ड
अ वर्ड पेंटर, उनको क्या कहा जाता है, वर्ड पेंटर कहा जाता है। आगे चलिए हम लोग कविता में चलते हैं। देयर आर 3 स्टेंजाज इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में कितने स्टेंजा है सर, मात्र 3 स्टेंजा है। कितने स्टेंजा है, 3। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। देयर आर 3 स्टेंजाज इन दिस पोएम, इस कविता में 3 स्टेंजा है। इन द फर्स्ट स्टेंजा autumn is described as the season itself doing its common work as bringing maturity to all the fruits of the world। अब चलिए इसको हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा मतलब प्रथम स्टेंजा में ऑटम इज डिस्क्राइब्ड एज द सीजन, मतलब ऑटम का वर्णन एक सीजन के तौर पे होता है, मतलब ऑटम को जो है एक ऋतु के तौर पे जो है इसका वर्णन होता है। डूइंग इट्स कॉमन वर्क, जो अपने आम कामों को कर रही होती है, मतलब पतझड़ मौसम जो है ऋतु अपने आम कामों को कर रही होती है। एज ब्रिंगिंग मैच्योरिटी, जैसे कि परिपक्वता लाना, किसको परिपक्वता लाना, तो टू ऑल द फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी फल है उन सभी फलों में क्या लाना, परिपक्वता लाना, जैसे कामों को, आम कामों को ये मौसम कर रही होती है। आपको क्लियर हो गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। इन द फर्स्ट स्टेंजा मतलब प्रथम स्टेंजा में ऑटम इज डिस्क्राइब्ड एज द सीजन इटसेल्फ, मतलब प्रथम स्टेंजा में ऑटम को जो है मतलब खुद सीजन के तौर पे डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब वर्णन किया जाता है। डूइंग इट्स कॉमन वर्क एज ब्रिंगिंग मैच्योरिटी टू ऑल द फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आम कामों को कर रही होती है, पतझड़ अपने आम कामों को कर रही होती है। एज जैसे, ब्रिंगिंग मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता लाना, टू ऑल द फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के सभी फलों में परिपक्वता लाने जैसे आम कामों को कर रही होती है। तो आपने क्या समझा कि पहले स्टेंजा में जो ऑटम है उसको एक सीजन के तौर पे ही एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, जो आम कामों को कर रही होती है। और वह आम काम क्या है, जैसे फलों में मधुरता लाना, फलों में परिपक्वता लाना, फलों को पकाने जैसे कामों को कर रही होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है इन द सेकेंड स्टेंजा, इन द सेकेंड स्टेंजा, अब देखिए यहाँ पे है इन द सेकेंड स्टेंजा ऑटम पर्सोनिफाइड इन अ वीमेन शेप इज प्रेजेंट एट द वेरियस वर्क्स। आप समझिए इस लाइन को, मतलब दूसरे स्टेंजा में ऑटम को क्या किया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। पर्सोनिफाई क्या है, तो दोस्तों आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा 12th में, तो उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मतलब निर्जीव चीज़ों को ऐसे यूज करना जैसे कि मानो कि उसमें जान आ गया हो, मतलब वह सजीव हो गया हो, तो यही पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, तो प्रेम अंधा हो सकता है क्या, नहीं ना, लेकिन प्रेम का इस्तेमाल यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है जैसे वह सजीव हो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मौत ने उसका रास्ता रोक लिया, तो मौत किसी का रास्ता रोक सकता है क्या, नहीं ना, लेकिन मौत का प्रयोग यहाँ पे ऐसे किया जा रहा है जैसे कि मौत कोई व्यक्ति है और वह सामने खड़ा हो गया। तो पर्सोनिफिकेशन आप समझ गए। तो इन द सेकेंड स्टेंजा मतलब दूसरे स्टेंजा में ऑटम मतलब पतझड़ को पर्सोनिफाई किया जाता है, किसमें, इन अ वीमेंस शेप मतलब एक औरत के रूप में, इज प्रेजेंट एट द वेरियस वर्क्स, और वह औरत जो है पतझड़ एक औरत के रूप में वेरियस वर्क्स के दौरान मतलब विभिन्न तरह के काम के दौरान प्रेजेंट है, मतलब उपस्थित है। आप देखिएगा सेकेंड स्टेंजा में, तो उसमें बात होगा कि पतझड़ जो है मतलब एक औरत हो गई है, वह औरत क्या कर रही है, फसलों को सुखा रही है, अनाजों को जो है मतलब साफ़ कर रही है, ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द थर्ड स्टेंजा मतलब तीसरे स्टेंजा में वी फाइंड द म्यूजिकल एस्पेक्ट, मतलब तीसरे स्टेंजा में हम लोग क्या पाते हैं, म्यूजिकल एस्पेक्ट को पाते हैं। म्यूजिकल एस्पेक्ट का मतलब हो गया हम लोग जो है संगीत को महसूस करते हैं तीसरे स्टेंजा में, संगीत को, और वह संगीत हमको कहाँ महसूस होता है, तो इन द चर्पिंग ऑफ द ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा के चहचहाहट में। ग्रास हॉपर क्या है, टिड्डा है, टिड्डा आप जानते हैं, टिड्डा एक प्रकार का समझिए कीट पतंगा है जो फसलों में आ जाता है, घासों में लग जाता है, तो उसके चहचहाहट में हम लोग जो है संगीत को महसूस करते हैं। एंड द विस्लिंग ऑफ द बर्ड नेम्ड रॉबिन मतलब रॉबिन एक प्रकार का क्या है, चिड़िया है जिसके सीटी बजाने में हम लोग जो है म्यूजिक को महसूस कर पाते हैं। एंड ट्विटरिंग ऑफ द स्वेलोज एक प्रकार का पक्षी है जिसको हम अबाबिल बोलते हैं। तो ये अबाबिल नामक पक्षियों के ट्विटरिंग का मतलब चहचहाना यहाँ पे होगा, चहचहाने में भी जो है हम लोग संगीत को पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि
पहले स्टेंजा में मैं फिर से बता दूं कि पहले स्टेंजा में क्या है कि सीजन के रूप में जिक्र किया गया है ऑटम को, और वह जो है आम कामों को कर रही है, जैसे फलों को पकाना, फलों में गुद्दा भरना, ऐसे कामों को। और दूसरे स्टेंजा में जो है हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, औरत के रूप में जो है यहाँ पे समझिए कि औरत के रूप में वह ऑटम जो है विभिन्न तरह के कामों को अंजाम दे रही है। और तीसरे स्टेंजा में जो है हमारा कान काम करना शुरू करता है, अर्थात हम लोग जो है म्यूजिक जो है सुनने लग जाते हैं, ग्रास हॉपर का म्यूजिक, और जो है रॉबिन नामक पक्षी का म्यूजिक, और फिर क्या स्वेलोज अबाबिल के संगीतों को हम लोग महसूस करने लगते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। दिस पोएम इज हाईली इमेजिनेटिव एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। यह जो कविता है ये अत्यंत कल्पना पे आधारित कविता है। इमेजिनेटिव मतलब काल्पनिक कविता है, एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और ये सुंदर सुंदर जो है प्राकृतिक वस्तुओं से भरा पड़ा है। प्राकृतिक जो है यहाँ पे कह सकते हैं दृश्यों से भरा पड़ा है। आगे हम लोग चलते हैं। द होल पोएम इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ नेचर पोएम। पूरी की पूरी कविता जो है नेचर पोएम का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। मतलब इस कविता को पढ़ने के बाद पूरी नेचर का दीदार दर्शन हम लोग कर पाते हैं। तो ये एक प्रकार का नेचर पोएम है। नेचर पोएम का ये फाइन एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन सा उदाहरण है, विच क्रिएट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ इम्पैक्ट, जो एक खास प्रकार का जो है प्रभाव डालता है, प्रभाव छोड़ता है किसके ऊपर, तो ऑन द माइंड ऑफ इंग्लिश रीडर्स, अंग्रेजी पाठकों के मन पर। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कविता आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप जो है अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे, और आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।